जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम जो कला पढ़ेंगे, कला में एक सौंदर्य आता है ना, सौंदर्य और आर्ट है ना, ब्यूटी एंड आर्ट। लेकिन सौंदर्य के बारे में हम लोग जानते नहीं है। जो बीए प्रथम वर्ष के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त जो नवीन पाठ्यक्रम अनुसार जो इस टॉपिक में आता है, एक सौंदर्य आता है। ठीक है, जो कला के विद्यार्थी हैं वो सौंदर्य के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सौंदर्य हम आपको आज बताएंगे। इस टॉपिक रहेगा सौंदर्य। ठीक है, चलो फिर बिना समय लॉस शुरू करते हैं। तो सौंदर्य क्या होता है? देखिए, सौंदर्य किसी ना किसी रूप में सबको भाता है, परंतु सौंदर्य का अर्थ क्या है, तो इस संबंध में बहुत मतभेद है। इसमें बहुत मतभेद है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार मानी जाती है कि सुंदरः रात इति सुंदरम तस्य भावा सौंदर्यम। ठीक है, अर्थात जो सुंद को लाता है वह सुंदर, और जहां उसका भाव होगा वह सौंदर्य कहलाता है। सुंद पूर्वक रा धातु अर्थात आदाने लाना धातु से औणातिक अच प्रत्यय से सुंदर शब्द तथा गुण वचन ब्रह्मादिभ्य रणच्य इस पाणिनि सूत्र से णय प्रत्योपरांत सौंदर्य शब्द उत्पन्न हुआ। वाचस्पत्य कोश में सुंदर शब्द को सु उपवर्ग उन्द धातु से अरन प्रत्यय जोड़कर सिद्ध किया गया है। कुछ दार्शनिक के अनुसार सौंदर्य वस्तु में है, प्रकृति तथा ईश्वर में है। कुछ अन्य दार्शनिकों के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता तथा विचारों में सौंदर्य है। इस प्रकार न जाने ऐसे कितने भारतीय तथा पाश्चात्य दार्शनिक हैं जो अपने अपने अनुसार सौंदर्य को परिभाषित करने का प्रयत्न करते रहे हैं, किंतु आज तक ऐसी कोई परिभाषा नहीं बन पाई जो सर्वमान्य हो। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सौंदर्य मान्यता तथा परंपरा पर आधारित है। जिस उपादान के विषय में व्यक्ति की जैसी धारणा बन जाती है वह उसे वैसे ही महत्व देता है। आज विज्ञान चांद के रहस्य को परिभाषित कर चुका है, किंतु फिर भी साहित्यकारों कलाकारों की एक निजी काल्पनिक दुनिया है जिसमें कभी उसको सुंदर मानकर कितनी ही रचनाएं कर डालता है। नायिका के मुख की तुलना वह चांद से करता है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी मान्यता दिखाई देती है। चांद को देवता मानकर पूजा जाता है। करवा चौथ पर सुहागन स्त्रियां उसे पूजती हैं। इसी प्रकार देश काल के अनुसार कोई भी सौंदर्य के मापदंड पृथक हो जाते हैं। भारत में सौंदर्य का जो मापदंड है वह अन्य देशों के मापदंड से पृथक है। भारत में प्रकृति के विविध अवयव तथा पशु पक्षी के उपांगों से आकृतियों के शारीरिक अंगों की तुलना की जाती है, जैसे मीनाकृत नेत्र, बिंब फल, सदृश ओठ, ठीक है, होंठ, सुक नासिका आदि। इस प्रकार पृथक पृथक जाति और पृथक पृथक स्थान की मान्यताओं के आधार पर सौंदर्य का मापदंड परिवर्तित हो जाता है। कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो अन्यों से पूर्णतः अलग उपयोगिता में सौंदर्य देखते हैं, अर्थात जो वस्तु उपयोगी होगी वही सुंदर होगी। किंतु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि इन दार्शनिकों की बात मान ली जाए तो क्या अंधे व्यक्ति के नेत्रों को सुंदर नहीं कहा जाएगा? यदि उपयोगिता में सौंदर्य है तो सुराई घड़े से अधिक सुंदर क्या मानी जाती है, जबकि दोनों का उद्देश्य जल को शीतल करना ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वस्तु किसी एक के लिए उपयोगी होने पर सुंदर है किंतु दूसरे के लिए हानिकारक। सर्कस के कलाकार के लिए सिंह सुंदर होगा क्योंकि उसी के साथ खिल दिखाकर वह अपना जीविका पार्जन करता है, किंतु साधारण लोगों के लिए वह हानिकारक है। वो उसमें सौंदर्य की खोज कैसे कर पाएगा? भारतीय दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में सौंदर्य की कल्पना की गई है, अर्थात सुंदर वही है जो कल्याणकारी है तथा कल्याणकारी ही ईश्वर है, अर्थात सुंदर वही है जो ईश्वरीय है। लेकिन इसमें भी मतभेद है, क्योंकि एक वस्तु सभी के लिए सुंदर या ईश्वरीय हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कुछ व्यक्ति आराधना को ईश्वर मानते हैं और कुछ कर्म को। ठीक है, देखिए, सौंदर्य का स्वरूप निश्चित करना और समझना संभव नहीं है। वह एक तरल, भंगुर और अमूर्त
आभास सा है जिसे परिभाषाओं की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता। भारतीय विचारक जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद आदि सत्यम शिवम सुंदरम को कला रचना में उत्कृष्ट मानते हुए इन्हें भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति की आधारशिला मानते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना वेदों से मानी जाती है, जहां इन्हें त्रिगुणात्मक शक्तियों सत्व, रज और तम का प्रतीक माना गया है, जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। अर्थात ब्रह्मा सत्व सत्य, विष्णु रज सुंदरम तथा शिव तम कल्याण के प्रतीक हैं। दर्शन के अतिरिक्त भारतीय परंपराओं में वेदों से लेकर आज तक सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा दिखाई देती है। विद्वान इन तीनों का अस्तित्व एक साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं माना जाता, और जिस कला में सत्यम शिवम सुंदरम के गुण नहीं उसमें आनंद नहीं। कालिदास ने अपने विविध ग्रंथों में सुंदर की व्याख्या की है। उनके अनुसार सुंदरता को किन्हीं बाह्य अलंकरणों की आवश्यकता नहीं। किमिव ह्य मधुराणम मंडनम नाकृतिनाम। दूसरी ओर माह के अनुसार सौंदर्य क्षण प्रतिक्षण नवीनता को प्राप्त करता है। क्षणे क्षणे यन्वता मुपैति तदैव ही रूपम सौंदर्यम। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे आनंद को सौंदर्य का लक्षण मानते हैं जिसमें कोई इच्छा नहीं होती। कुछ विद्वान कलाकृति और सौंदर्य का संबंध स्थापित करते हुए कलाकृति में सौंदर्य का होना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार कला नेत्र रंजक तथा मनोरंजन का साधन है। दर्शक जो दिन भर अपनी परेशानियों से घिरा रहता है, कलाकृति के सामीप्य में कुछ पल शांति तथा प्रसन्नता का अनुभव करना चाहता है। यदि कलाकृति में भी वह उसी कुरूपता को देखता है तो उसका मन अवसाद से घिर जाता है। अतः कलाकृति ऐसी हो जो सौंदर्य तथा आनंद उत्पन्न कर सके। कुछ इसी प्रकार विचार यूनानी दार्शनिक प्लेटो भी प्रस्तुत करते हैं, जिनके अनुसार वस्तु का सौंदर्य उसी में वर्तमान वह चीज़ है जो हमें उसकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य कर देती है और हमसे उसे पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। साथ ही प्लेटो ईश्वर को परम सौंदर्य के रूप में मानते हैं, जिसमें सत्य और शिव का ही सहयोग हो, और उसकी अनुभूति आध्यात्मिक अवस्था में तथ्यों द्वारा कलाकार करता है। उनके अनुसार स्वर्गीय भावों को व्यक्त करने के लिए कलाकार की वाणी और मस्तिष्क स्वयं कुछ नहीं करते, ईश्वर इसे प्रेरित करता है। कवि की रहस्यमय शक्ति ही उसे स्वर्गीय भावों के योग्य बनाती है। पाश्चात्य दार्शनिक हिगल और वार्मगार्टन भी सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात ट्रूथ, गॉडनेस एंड ब्यूटी पर महत्व देते हैं। हिगल के विचारों में कला आध्यात्मिक सत्य की इंद्रिय गम्य अभिव्यक्ति है। सौंदर्य की अनुभूति विवेक से होती है। वे लिखते हैं कि आइडियल की अभिव्यक्ति का प्रयास सौंदर्य सृजन है और इसका माध्यम अथवा अनुकरण ही सुंदर है। वार्मगार्टन के अनुसार सौंदर्य मूलतः एक प्रकार का इंद्रिय संवेदन है। जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखकर उसके लालित्य से भाव विभोर होकर उसे बराबर देखते हैं तो उसमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे वार्मगार्टन ने सौंदर्य अनुभूति की संज्ञा दी है, और सौंदर्य शास्त्र को इन्होंने साइंस ऑफ सेंसिटिव नॉलेज कहा है। उन्होंने सौंदर्य को एक पृथक विषय के रूप में प्रतिपादित किया। यही कारण है कि इन्हें फादर ऑफ एस्थेटिक्स के नाम से जाना जाता है। जर्मन दार्शनिक सौंदर्य को सुख प्रदान करने वाला तत्व मानते हैं। उनके अनुसार सौंदर्य वस्तु का कोई गुण नहीं होता, बल्कि वह मानसिक स्थिति में निवास करता है। यहाँ इनके विचार प्लेटो तथा वार्मगार्टन से पृथक हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य बहुत से ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने सौंदर्य की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। यदि सभी की समीक्षात्मक चर्चा करके कोई एक मत निकालने का प्रयास किया जाए तो यह संभव नहीं है। ठीक है, देखिएगा पॉइंट है, दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस दैट वी मस्ट एवर नो द ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। कौन लिखा है, कौन बोला है? आर.एन. टैगोर ने। अब देखते हैं वार्मगार्टन ने क्या बोला है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉजिकल नॉलेज इज ट्रूथ, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्थेटिक नॉलेज इज ब्यूटी, ब्यूटी इज द परफेक्ट एब्सोल्यूट रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द सेंसेस, ट्रूथ इज द परफेक्ट परसीव्ड थ्रू रीजन, गुडनेस इज द परफेक्ट रिच्ड बाय मोरल विल। किसने बोला है? तो वार्मगार्टन ने। अब कांट ने क्या बोला है? द ब्यूटीफुल इज दैट विच अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट इज
कॉग्नाइज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेसेसरी डिलाइट। ठीक है, तो आज हमने आपको सौंदर्य के बारे में बताया। ये बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें ये आता है कि सौंदर्य होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, तो बीए फर्स्ट ईयर का जो भी आपका टॉपिक्स है वो सारे एक जगह पढ़ाए जाएंगे। जो कला वाले विद्यार्थी हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि कला क्या होता है, आर्ट क्या होता है। ठीक है, वैसे ही टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि लाइन क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, कलर क्या होता है, टोन क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, स्पेस क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, रिदम क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, हार्मनी क्या होता है, यूनिटी क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, बहुत सारा चीज़ आपको बताना है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ये एक नया शुरुआत है। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए कुछ बनाया जाए। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।